यहीं भेज देते सीधे आगे तो वेरी कलरफुल ड्रेस। और ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि जो हमारे ये पुलिस अफसरान जो आपके बीच है, ये इसमें आपकी जो सोच है उसी के अनुरूप सोचते हुए हर वक्त ये भी इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से वो जो छवि है वो समाप्त हो और हम मकसद तो वो हम समझते हैं कि साहित्य के प्रति जो जिन पुलिस अफसरान की जो दिलचस्पी है शायद वही एक वजह हो सकती है। और मोहम्मद शाहिद साहब हैं हमारे बीच, बहुत ही काबिल IAS ऑफिसर हैं और उन ऑफिसरों की एक खेप जो नई आई हुई है पिछले 2-4 सालों से आ रही है, जिनके ऊपर कलाम साहब ने ये जिम्मा डाला है कि 2020 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये उसी सिलसिले के IAS हैं और हमारे बीच में है हमारे SP साहब पर बहुत ही नायाब काम करता रहा और ऐसे काम करता रहा जिसकी वक्त को समय को जब भी जरूरत हुई उसने इस तरह का काम करने का बीड़ा उठाया। और इसकी शुरुआत 1987 में इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद में 11 जनवरी 1987 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन एक हमारे हमख्याल लोगों ने मिलकर किया था। वो वक्त था जबकि सैयद शहाबुद्दीन नाम के एक MP हुआ करते हैं। आज इत्तेफाक है कि शायद सुनने में आता है कि वो कांग्रेस में, मैडम को पता होगा, कांग्रेस के लीडर है, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे 1987 में। और बाबरी मस्जिद के लिए वो बहुत जबरदस्त पैरवी कर रहे थे और
जैसे राम मंदिर के लिए पैरवी होती उस तरह से वो बाबरी मस्जिद का झंडा उठाए हुए चल रहे। तो उन्होंने एक आह्वान किया था फरवरी 2001 को एक सर्वधर्म सम्मेलन हमने और हमारे रिलीजन फॉर पीस के ढिल्लो साहब बैठे हैं, हम लोगों ने सबने मिल करके वहाँ कैंट में आयोजित किया। उसमें जफर अली नकवी साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के थे, उनको हमने बुलाया। फिर साहब 14 जुलाई 2001 को अम्बाला के स्कूल के 14 जुलाई 2001 का वो दिन था जबकि परवेज मुशर्रफ साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे और आगरा में एक शिखर वार्ता आयोजित हो रही थी। जो है वो खासतौर से हिंदुस्तान में आतंकवाद वगैरह जैसे माहौल के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है जो यहाँ का डिस्प्यूट है, तो क्यों नहीं डिस्प्यूट खत्म हो। और फिर ये सोचा गया कि भाई ये डिस्प्यूट को खत्म होने के लिए जो बड़े बड़े लिखदान लगे हुए हैं उनके लगे रहने के बाद अभी तक कुछ नतीजा तो निकला नहीं, तो क्यों ना बच्चों की तरफ से ऐसी बात की जाए कि भाई ये बच्चे जो है ऐसी दुआ मांग रहे हैं, बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह शांति बरकरार हो। और उसके लिए हमारे प्रोफेसर वैस साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों ने सबने मिल करके एक अच्छे स्लोगन तैयार किए। और बच्चे जो थे 50 एक स्कूल के बच्चे, और बहुत बड़ा जुलूस था वो, और सारे पॉलिटिशियन फुलचंद गुलाना साहब वगैरह सब थे, हमारे प्रधानी साहब वगैरह थे सारे, उसमें बिना चिपकड़ी उस वक्त पहले थी। ये सब लोग उन्होंने लीड किया उस बच्चे के स्कूल को। इसी हॉल के अंदर वो जुलूस टर्मिनेट हुआ और यहाँ से हम लोगों ने उन बच्चों के द्वारा ये मैसेज भेजा और 500 गुब्बारों का एक गुच्छा जो था उसमें एक बैनर लगा हुआ था, वो पीस की डिमांड कर। इतना अच्छा आइडिया दिया हम लोगों ने, सबने इनकी आवाज से आवाज मिलाई कि भाई 15 अगस्त को जो है ना वो सरकारी तरीके से मनाया जाता है कि नहीं, और ये ऑफिशियल हो रह गया है। और राष्ट्रीयता की कोई बात जो है कहीं धर्म स्थानों पे नहीं की जाती, धर्म गुरु नहीं करते। और 15 अगस्त को धर्म गुरु आखिर अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते, वो मंदिरों में क्यों नहीं झंडे लगाते, जो इस तरह की बात हम ये आपस में बैठक किया करते थे। तो हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि भाई एक यहाँ से सर्व धर्म शोभा यात्रा जो है उसका आयोजन किया जाए। और 15 अगस्त को कई साल तक हम लोगों ने मिल करके, हमारे सब साथियों ने, विष्णु राय जी ने, साहित्य अकादमी का जो सर्विस के मेहमान होते थे वो सब, और उसके बाद इकट्ठा यहाँ से सुबह सुबह हमारी प्रभात फेरी निकलती थी, सैकड़ों उसमें स्कूटर कारें वगैरह सब निकला करती थी। अब कोई इत्तेफाक ऐसा है कि एक साल से जो है वो ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया। अच्छा साहब, उसके बाद यही यात्रा अब आज आपके सामने है और इस प्रोग्राम के साथ है, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ आपके सामने है जो आपकी पत्रकारिता, साहित्य और उसके ऊपर सामाजिक सौहार्द पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। यात्रा के आगे के प्रमुख कार्यकलापों में सामाजिक सौहार्द हेतु गोष्ठी, सेमिनार आदि आयोजित करना, गरीब बच्चे हुए तो सस्ती तथा निःशुल्क। डॉक्टर यशपाल वैद्य जी 1936 में जन्मे। यशपाल वैद्य जी एक महान शिक्षाविद तो है ही, यहीं डीएवी कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन वो एक महान लेखक और कहानीकार हैं। इनके भाई भी इनके बराबर ही, जो दोनों का ही क्षेत्र में, दोनों भाई लेखन से जुड़े हुए हैं और अनेक इन्होंने उपन्यास और बहुत सारी सुंदर पुस्तकें इन्होंने देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य के इस महान लेखक की अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास और कहानी संग्रह सम्मिलित हैं। अपना जीवन शिक्षा हेतु समर्पित करने वाले इस साहित्यकार ने अम्बाला शहर ही नहीं, हरियाणा को गौरवान्वित किया है। इनकी कहानियां देश के प्रमुख समाचार पूरे देश में अपनी कहानियों व लेखों के माध्यम से रोशन करने वाले यशपाल वैद्य जी को गत वर्ष हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित बाल मुकुंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये अम्बाला ही नहीं, हरियाणा के गौरव हैं और हम सभी उनका अभिनंदन और सम्मान करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आज डॉक्टर यशपाल वैद्य जी आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर यशपाल वैद्य श्रोता के रूप में बैठा हुआ था, आराम से, मुझे नहीं पता था, किंतु ये खुशी की बात है कि कमलेश्वर का यहाँ अम्बाला में 3-4 बार आना हुआ और वो भी उत्तम था तनवीर जाफरी जी का। वो पटियाला से भी एक बार आए अम्बाला में, मेरे पास भी आए, घर पर भी आए, तब पुष्पाल सिंह जी के पास थे वो। तो मुझे जब बात कही गई तो मैंने कहा पुष्पाल सिंह जी से बड़ा मानो आधिकारिक व्यक्ति उन पर कुछ भी शब्द बोले और सुनने में एक आनंद आया। और दूसरे हमारे बीच में बैठे हुए हैं राय साहब, और उनका जो साहित्य लेखन इतना का अंकुरित माहौल सही मिले तो उसमें जो पौधा या वृक्ष पैदा हुआ
तो उसके बाद सारे समाज को इतनी अच्छी छाया और फलदार तरीके से वो उसको मिलेगा। लेकिन जैसा प्रदीप स्नेही जी ने कहा कि बहुत कुछ अच्छा घटित हो रहा है हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, लेकिन किया जाना चाहिए। जैसे देखिए, मैं हॉल में आ जाता हूं इतनी बड़ी असेंबली के बाद, हमारे बीच में हमारे जिला के उपाध्यक्ष कलेक्टर महोदय मोहम्मद शाहीन जी हाजिर हैं, जिन्हें अंबाला का चार्ज लीजिए। हम उनके साथ रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम से अंबाला की जनता का भला होगा, ऐसा मैं समझता हूं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सीधे रूप से आते हैं तो मजाक में मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी। जो भी आज आप लिखते हैं वो तेजी में जल्दी में लिखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता भी शायद यही रहती है। और उचित कराता है, मानव भी खुद दानव बनकर मानवता को डराता है, अपनी करतूतों से हरदम अपनों ही को सताता है। सब जन डरकर सांस रोककर मारे फिरते हैं, क्या तारे बस आसमान में टिम टिम ही करते हैं। और आगे पर छा जाएंगे, होकर भी ना होंगे तारे, ना होंगे पर होंगे सारे। काले स्याह रंग के भी क्या होते तो होंगे कुछ तारे, काले स्याह रंग के भी क्या होते तो होंगे कुछ तारे। सपनों की तरह रहने को धरती की ओर तकते हैं, क्या तारे बस आसमान में टिम ही करते हैं। और तारों की बस्ती में तारे, तारों की बस्ती के सारे, इतने बड़े होकर भी रहते केवल नन्हे तारे। इन तारों ने इस जीवन को तार होते देखा है। इंसान तो क्या तारे बस आसमान में टिम ही करते हैं। क्षितिज के उस पार वो ढलता सूरज और आसमान पर उभरता चांदी की लकीर का बादल। कुछ ख्यालों में खो गया मैं, आंखें मूंद ली और तब सुध ली जब सहसा एक धमाका हुआ, शायद बिजली कड़की। मैंने बादल की तरफ नजरें उठाई, चांदी की लकीर रक्त रंजित पाई। खूब जमकर खून की बारिश हुई, सब कुछ सैलाब से लबालब हुआ। हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख व ईसाई मरा, रह गए तो बस नानक, मोहम्मद, ईसा या राम, या फिर अकेला मैं। शायद इस हादसे की तहरीर शायद इस हादसे की तहरीर लिखने को। और मैं एक आखिरी आपको मैं कविता सुना देता हूँ सर, आपकी इजाजत को तो ज्यादा समय ले रहा हूँ मैं। भाषाओं का वतन हमारी आशाओं